हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। माय ऑडिबल इनविजिबल, क्या मेरी आवाज आप सब तक पहुंच पा रही है? फटाफट से बताइए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद एंड वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? सर मारने का इरादा है क्या? हाँ, विक्रांत सर के बाराती प्रेजेंट है। चलिए, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो तुम सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। बाराती प्रेजेंट। जय हिंद गुंडा सर। बट अब तो मैथ की क्लास थी। ओ, वनर्स इन प्रेजेंट सर। माजा मा, क्या हाल चाल बा? आपके बाराती प्रेजेंट है। आज दो क्लास है आपकी। ओ माय गॉड। आज तो तुम लोगों को सहन करना पड़ेगा मुझे। मैंने तुम्हारी लास्ट क्लास देखी है भाई। हाँ, जो तुम लोग लास्ट क्लास में चुगली किए हो, तुम लोग भिड़वाने की जो कोशिश करे हो राज सर को और मुझे। और इसमें एक लड़की है सानिया कसाना। हाँ, विक्रांत सर बहुत ज्यादा बोलते हैं, इररिलेवेंट बोलते हैं। सब चैट पढ़े हैं हम, सब देख के आए हैं। सानिया कसाना, विक्रांत सर ज्यादा बोलते हैं, इररिलेवेंट बोलते हैं कई बार। ऐसे ही चलेगा सिस्टम, ऐसे ही बोलेंगे। बोलने का ही पैसा मिलता है, बकैती करने का ही पैसा मिलता है, ऐसे ही बोलेंगे। सब पढ़ के आए हैं। हाँ, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही करेंगे सानिया बेटा। यही चलेगा सिस्टम। क्लास कैसे वगैरह टाइम वेस्ट? हाँ बेटा, पैसा मिलता है इसी का हमको, टाइम वेस्ट का ही। ना करे जनाब, ना करे। ठीक है, चलिए। हैकर। ठीक है, राज सर बोले कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है बेटा। लास्ट लेक्चर हम लोग ने साउंड एंड वेव स्टार्ट किया था, है ना? तो चलिए, सुनिए ना सर, सुनाइए ना बेटा। चलिए, साउंड एंड वेव लास्ट लेक्चर हम लोग ने स्टार्ट किया था। ठीक है, क्लियर है? और आज के इस क्लास के अंदर हम लोग साउंड एंड वेव को आगे बढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, और इस क्लास के अंदर साउंड एंड वेव से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपको डिस्कशन करूंगा बेटा। इस लेक्चर के अंदर हम लोग ऑसिलेशन मोशन भी डिस्कशन करेंगे बेटा। साथ ही साथ इसमें हम लोग पीरियोडिक मोशन भी डिस्कशन करेंगे बेटा। क्लियर है? और अगर हम लोग बात कर लेते हैं बेटा, तो बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कशन आपको कवर कराऊंगा। बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं बेटा, आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर, साउंड एंड वेव का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आप उसकी धज्जियां उधेड़ दोगे। कैसा भी साउंड एंड वेव से क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए बेटा, आप उस क्वेश्चन की धज्जियां उधेड़ दोगे। ये मेरा बिलीव रखना बेटा, ठीक है? और अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, थियोरटिकल क्वेश्चन ही आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सिंपल से, हलवा हलवा से न्यूमेरिकल यहां पर आएंगे, जो आप लोग इजीली कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और आज आपकी एक दूसरी क्लास भी है बेटा, है ना? तो दूसरी क्लास भी है। राज आज घर गए हैं, है ना? अपने घर गए हैं, बिहार गए हैं राज आज। तो उनकी क्लास नहीं, राज सर की। ठीक है, तो उनकी जगह उनकी क्लास मैंने ले ली है। ठीक है बेटा, उन्होंने आपकी क्लास पहले ले ली है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, जो सेकंड लेक्चर हमारा होगा, मैं कोशिश करूंगा अगर साउंड एंड वेव हमारा आज ये कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में साउंड वेव को कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा बेटा, उसमें एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे।
साउंड एंड वेव के बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 4 चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है बेटा, ये 4 चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसका मतलब लास्ट नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो सकती है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो अपने फेफड़ों में पानी भर लेना, अपने गुर्दों में हवा भर लेना और दिल की पेटी बांध के बैठ जाना, क्योंकि लगातार 3 घंटे मैं तुम्हें बोर करने वाला हूं। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। क्लियर है? तो लगातार मैं 3 घंटे तुम्हें बोर करने वाला हूं। और अगर कोई चाहता है नहीं है बोर होना तो वो सो जाए चद्दर ओढ़ के, बिल्कुल सो जाए। ठीक है? तो अगले 3 घंटे तुम मेरी गंदी शक्ल देखने वाले हो और मैं तुम सबकी गंदी चैट देखने वाला हूं। तो हम दोनों मजबूरी में हैं। ठीक है बेटा, जैसे जैसे मोहम्मद बिन तुगलक से उसकी जनता परेशान थी और जनता मोहम्मद बिन तुगलक से परेशान थी, तो मैं जनता हूं, तुम सारे के सारे मोहम्मद बिन तुगलक हो। ठीक है बेटा, तो मैं तुम्हारी गंदी गंदी चैट देखूंगा यहां पर, बेकार बेकार सी चैट, और तुम मेरी सड़ी सी शक्ल देखोगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? डन है? रेडी हो? ठीक है, चलिए। हाँ, डन हो? क्लियर? स्टार्ट करें? ठीक है, चलिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सो आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। साउंड एंड वेव हमारा लेक्चर था बेटा। साउंड एंड वेव लेक्चर के अंदर आज हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। कल मैंने आपको ईएम वेव्स पढ़ाया था बेटा, यस और नो? कल मैंने आपको ईएम वेव्स पढ़ाया था। तो इस ईएम वेव्स के मैंने आपको टाइप्स भी पढ़ाए थे, इफ यू रिमेंबर। तो ईएम वेव्स के मैंने आप लोगों को कल क्या पढ़ाए थे बेटा? टाइप्स भी पढ़ाए थे। तो अब इन टाइप्स के अंदर हम लोग यूजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि गामा रेस का कहां यूज होता है, एक्सरे का कहां आता है, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो वेव्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। देन हम लोग आज के लेक्चर के अंदर साउंड भी स्टार्ट करेंगे। साउंड का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कशन करेंगे, क्या क्या होती है। स्पीड ऑफ साउंड वेव को यहां पर डिस्कशन करेंगे। यहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इको क्या होता है वो पढ़ेंगे। डॉपलर इफेक्ट्स आपका क्या होता है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। और भी बहुत सारे छोटे छोटे से फॉर्मुलेज आएंगे, वो यहां पर डिस्कशन करेंगे। देन वी विल कम टू द ऑसिलेशन एंड वेव वाला जो आपका चैप्टर है, जिसको आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कह देते हो। इससे रिलेटेड फॉर्मुलेज भी डिस्कशन करेंगे। और इस बार जो आपका इंडिया का पेपर होता है बेटा, उसमें क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से रिलेटेड। ये सब चीजें हम लोग यहां पर करेंगे और फिर उसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिंपल सा चैप्टर है, थियोरेटिकल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। कोई भी इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आने वाली है, याद रख लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेके प्रभु का नाम, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो आज हम लोग डिस्कशन करते हैं सबसे पहले यूजेस ऑफ वेरियस ईएम वेव्स। हम लोगों ने कल बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की ईएम वेव्स के बारे में डिस्कशन किया था। हाँ जी सर, हम लोगों ने कल बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स के टाइप्स पढ़े थे। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग यूजेस ऑफ ईएम वेव्स को डिस्कशन करेंगे कि गामा रेस का इस्तेमाल कहां किया जाता है, एक्सरे का कहां किया जाता है, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो वेव का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। अब एक चीज समझना बेटा, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने सब चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में? कल हम लोगों ने यह पढ़ा था, अगर हम लोग गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, विजिबल रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, गामा रे, एक्सरे, यूवी, विजिबल, फिर इंफ्रा की बात कर रहे हैं, माइक्रो की बात कर रहे हैं, और देन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रेडियो वेव्स की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यह चीज देखी थी, अगर मैं इनकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं और अगर मैं इनकी वेवलेंथ की बात कर रहा हूं बेटा, तो हमने ये चीज वहां पर देखी थी कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो इनकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है। और हमने ये देखा था कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो इनकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। वी हैव डिस्कस दिस। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो डिक्रीज होती है, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो इंक्रीज होती है, गामा, एक्सरे, यूवी विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो वेव्स के अंदर, है ना बेटा? क्लियर है? अब एक चीज समझना, एक वर्ड होता है जो आप लोगों ने सबने सुना होगा, पेनिट्रेशन पावर। एक वर्ड होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पेनिट्रेशन पावर? पेनिट्रेशन पावर को हिंदी में कहते हैं बेटा भेदन क्षमता। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वी विल कॉल्ड इट एज इन हिंदी एज भेदन क्षमता। हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं भेदन क्षमता। मतलब क्या? किसी चीज को पार कर जाना, किसी चीज को क्लोज कर जाना, किसी चीज में से निकल जाना, किसी में चीज में से पास्ड हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये अगर मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, और ये कोई भी मेरे पास एक वेव है,
तो अब मेरे पास क्या है, ये पीस ऑफ पेपर है और ये वेव है। तो इस पीस ऑफ पेपर के अंदर से अगर फॉर एग्जांपल ये वेव ऐसे निकल गई, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये पेनिट्रेट कर गई है, ये चीज क्या कर गई है, पेनिट्रेट कर गई है। अब एक चीज समझना, ये जो पेनिट्रेशन पावर होती है किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। सो दिस पेनिट्रेशन पावर डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। ये किस पर डिपेंड करती है बच्चे, तो समझना, दिस डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, वेव की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी अगर मैक्सिमम होगी, तो पेनिट्रेशन भी उसकी कैसी होगी बेटा, सो पेनिट्रेशन पावर भी उसकी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, तो इसका मतलब उसकी पेनिट्रेशन पावर भी कैसी होगी बच्चे, तो याद रख लेना मिनिमम होगी। यार ये रोजाना भूत आ जाता है हमारी क्लास के अंदर। तानिया बेटा ऐसा ना करें, सानिया बेटा ऐसा ना करे, आप रोजाना हमारी क्लास के अंदर भूत भेज देती हो सानिया बेटा। जनाब ना करे, सानिया बेटा ना करे, ऐसा ना करे, आप हमारी क्लास में रोजाना भूत भेज देती हो बेटा, ना करे ऐसा, बच्चों को डिस्टरबेंस होती है सानिया बेटा, ऐसा ना करे जनाब। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा पेनिट्रेशन पावर किसकी मैक्सिमम है, किसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम है। ठीक है, तो आप सब जानते हो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है बेटा, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसकी है। यस और नो, ठीक है बेटा, क्लियर है, बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है। कंट्रोल, इतना रोस्ट नहीं करते हैं बच्चों को, बच्चे हैं ये। ठीक है, तो मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर किसकी है, ठीक है इसकी है, और मिनिमम पेनिट्रेशन पावर किसकी है, इसकी मिनिमम पेनिट्रेशन पावर है। इसका मतलब कौन सी वेव सबसे ज्यादा पेनिट्रेट हो जाएगी, दीवार पाड़ के भी निकल जाएगी। तो मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है बेटा, तो याद रख लेना मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर। सो पेपर में क्वेश्चन आता है मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, सबसे ज्यादा जो पावरफुल वेव है वो ये है। और सबसे लीस्ट पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है बेटा, तो लीस्ट पेनिट्रेशन पावर आपसे पूछा जाए तो लीस्ट पेनिट्रेशन पावर आपकी किसकी होती है बेटा, रेडियो वेव्स की लीस्ट पेनिट्रेशन पावर होती है। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना, तो लीस्ट पेनिट्रेशन पावर किसकी होगी, इसकी। तभी आपने देखा बेटा आपके घर में किसी मोबाइल, किसी कमरे के अंदर मोबाइल के नेटवर्क आते हैं और किसी कमरे के अंदर मोबाइल के नेटवर्क्स नहीं आते हैं, है ना। या आपने देखा फॉर एग्जांपल, यार आप तो अपने घर के अंदर बैठे हो, यार वो मोबाइल की जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो क्या रेडियो वेव्स ही तो है, रेडियो सिग्नल्स ही तो है बेटा, है ना, रेडियो वेव्स और रेडियो सिग्नल्स है, वो आपके घर की दीवार को क्रॉस करके आपके घर में आ जा रहे हैं। लेकिन कहीं पर वीक सिग्नल है, कहीं पर बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो वीक सिग्नल क्यों है मोबाइल के नेटवर्क, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, दैट्स व्हाई इसकी पेनिट्रेशन पावर कैसी होगी बेटा, सबसे कम होगी। इतनी चीज क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा पेपर में कई बार आता है कि मैक्सिमम पेनिट्रेशन और मिनिमम पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, पेनिट्रेशन डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट यहां तक बताइए। डन है बेटा, इतनी चीज क्लियर, यस और नो फटाफट से मुझे बताइए। अंडरस्टूड बेटा, यहां तक छाप लिए फटाफट। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोनो दिक्कत किसी प्रकार की, किसी का बाबू खाना नहीं खा रहा हो, किसी का सोना किसी से रूट गया हो, तो आप हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम बता सकते हैं, हम हर प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अब इधर आइए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। ये जो आपको इंफ्रारेड रेज दिखाई दे रही है, ये जो आपको इंफ्रारेड रेज दिखाई दे रही है, अगर हम इस इंफ्रारेड रेज की बात करते तो व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस इंफ्रारेड रेज, क्या यूज होता है इस इंफ्रारेड रेज का। फॉर एग्जांपल ध्यान समझना बेटा, मेरे पास देखो तीन, ठीक है बिल्कुल ध्यान समझना। ठीक है सर, वाईफाई रेडियो, हाँ उसमें भी रेडियो वेव्स होती है बेटा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। ठीक है सर, बाल टूट रहे हैं बेटा, नहा ही लिया करो तनिष्क, नहाते नहीं हो, मुंह नहीं धोगे तो बाल ही टूटेंगे। तो अच्छा हुआ है दांत नहीं टूट रहे हैं, वरना हम बोलते हैं कि बेटा ब्रुश भी कर लिया करो, इन दांतों को मांज भी लिया करो विम बार से। अभी तो बाल ही टूटे हैं, दांत टूटते तो हम सोल्यूशन देते बेटा, इसको विम बार से मांज लिया करो, सिर्फ खाया खाया मत करो। क्लियर बेटा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है। चलिए अब इधर आइए। ठीक है, मेरे पास क्या है बेटा, ये सारे के सारे रिमोट हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना, ये मेरे पास क्या है, रिमोट है। क्लियर है। अब जब मैं रिमोट को दबाता हूं बेटा, इसमें से रेज निकल रही होगी,
ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। तो इसमें से रेज निकल रही होगी, और इसी रेज के वजह से क्या हो रहा है बेटा, स्लाइड्स वगैरह आपकी चेंज वगैरह होती है या नहीं होती है। ठीक है, इसी से आपके स्लाइड्स वगैरह चेंज होती हैं या नहीं होती। हाँ, जैसे स्लाइड्स वगैरह चेंज होती है। तो इसका मतलब अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि यार इंफ्रारेड रेस का एप्लीकेशन क्या है, तो आप जितने भी रिमोट्स कंट्रोलर आपके पास होते हैं, जितने भी रिमोट्स होते हैं, टीवी का रिमोट, एयर कंडीशनर का रिमोट, टीवी का रिमोट, एयर कंडीशनर का रिमोट, तुम्हारा रिमोट जो किसके पास है, मम्मी पापा के पास है। ठीक है, मम्मी पापा के पास है जो आपका रिमोट। मम्मी पापा के पास नहीं, हमारे पास ही है। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा रिमोट, एसी का रिमोट, टीवी रिमोट, जैसे तुम मम्मी पापा के बोलते हैं ना, पढ़ ले, तुम पढ़ते नहीं हो ऐसे। तो इसमें कौन सी रेज है बेटा, सब में इंफ्रारेड रेज होते हैं। और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इसका न्यू ईयर क्वेश्चन पक्का आने वाला है। दिस वुड बी अ न्यू ईयर क्वेश्चन इन एनडीए 2 2025। ये क्वेश्चन डेफिनेटली मुझे इस बार लगता है कि टीवी के रिमोट के अंदर कौन सी रेज होती है बेटा, तो याद रख लेना कौन सी रिमोट रेज होती है बेटा, इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत इतनी चीज में? डन, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू मोर यूजेस। अब अपन आते हैं, ठीक है, फ्यू मोर यूजेस पर आते हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं, जो हम लोग को समझने हैं, डिस्कशन करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के अंदर जितने भी मैंने आपको यूजेस लिख रखे हैं बेटा, डिक्टो छप के आएंगे। डिक्टो यूजेस यहां से छप के आएंगे, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा गामा रेस की। तो गामा रेस का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, मेडिकल फील्ड के अंदर किया जाता है। कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल फील्ड के अंदर। अब इसमें ज्यादा पीएचडी जिसने भी लगाई ना, ठीक है बेटा, जिसने भी इसके अंदर ज्यादा पीएचडी वीएचडी लगाई, कैसे होता है नहीं बताऊंगा, ठीक है, जहर दे दूंगा। ठीक है, अभी वो जो एक बच्चा है ना, अगर तुम लोगों ने इसमें ज्यादा पीएचडी वीएचडी लगाई ना, तो अभी एक बच्चा है जिसको आईआईटी जेई के अंदर रैंक 3 मिली है और उनको जॉर्डन का शूज मिला है ना बेटा। तो अगर ज्यादा पीएचडी लगाए तो वही जॉर्डन का शूज निकाल लेंगे और उसी से कुटाई कर देंगे। जितना बता रहे उतना लिखते रहना चुपचाप, ठीक है। तो मेडिकल फील्ड है यहां पर, हाँ बेटा है। तो गामा रेस का इस्तेमाल कहां पर कहता है, मेडिसिन में, फॉर किलिंग द कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स पे आपको जो रेडिएशन, जो रेडियोथेरेपी बोलते हो ना बेटा, आप लोग रेडियोथेरेपी बोलते हो या नहीं बोलते हो? हाँ जी सर, रेडियोथेरेपी बोलते हैं। तो रेडियोथेरेपी में क्या बेटा, फॉर एग्जाम्पल किसी पार्ट पर इंफेक्टेड हो गया है, क्लियर है बेटा, किसी पार्ट पर इंफेक्टेड हो गया है, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो किसी पार्ट पर इंफेक्शन हो गया है ना, बिल्कुल ध्यान समझना। तो क्या कहता है, रेडिएशन उस पर टारगेट की जाती है। क्या किया जाता है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना, रेडिएशन उस पर टारगेट किया जाता है डेड सेल्स को मारने के लिए मेडिकल फील्ड में। बस सिंपल सा आपको यूज याद रखना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, एक्सरेज आपके सामने। तो एक्सरेज क्या बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडीज को स्टडी करने के लिए, है ना बेटा, कि कंकाल हो, कितनी हड्डी जिंदा है, कितनी हड्डियां नहीं है। तो यूज टू व्यू द इनसाइड ऑफ अ बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट, एक्सरेज के अंदर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती है बेटा, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या होती है, हमारी सन के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। सूरज से निकलते हैं ना यूवी रेडिएशंस, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। यूवी रेडिएशन सन से निकलते हैं, तो इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। आपकी जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, जैसे ट्यूबलाइट वगैरह आपको दिखाई देती है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा देखो, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब है जिसको देखकर मैं कितना गोरा सा लग रहा हूं। और प्लीज आप लोग फोटो खींच लेना, मैं किसी को भेज भी सकता हूं। देखो मैं गोरा सा लग रहा हूं, वैसे मैं काला सा दिखता हूं, अब मैं गोरा सा लग रहा हूं। तो ये जो फ्लोरेसेंट है, इसके अंदर कौन सी रेडिएशंस निकल रही है, यूवी रेडिएशंस निकल रही हैं। तो तुम लोग देख लो, तुम्हारे जो टीचर हैं कितनी भयंकर यूवी रेडिएशन के सामने तुम्हें पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, विजिबल लाइट। और मैं गारंटीड हूं, मैं 100% श्योर हूं, ये क्वेश्चन पक्का पेपर के अंदर यहां से पूछा जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, व्हाट वुड बी द लैंग्वेज ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये होगा कि विच लाइट, क्वेश्चन ऐसे होगा बेटा, विच लाइट, क्वेश्चन ऐसा होगा बेटा कि विच लाइट मेक्स थिंग्स एबल टू सीन। क्लियर है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। विच लाइट्स मेक्स द थिंग्स टू सी, है ना, मेक्स द थिंग्स एबल टू सी, एबल टू बी सीन। वो कौन सी लाइट होती है जिसके वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। वो कौन सी लाइट होती है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना, पेपर में क्वेश्चन रहेगा, जिसके वजह से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, जिसको आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। फॉर एग्जांपल आप मुझे देख पा रहे हो, तो आपके मोबाइल, आपके जो टेलीविजन, आपका जो भी, जिसमें भी आप क्लासेस देख रहे हो बेटा, उसमें से जो रेज निकल रही है वो विजिबल रेज है एक तरीके से। आप बाहर सूरज है, सूरज की वजह से आप किसी पेड़ को देख पा रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, गाड़ी को देख पा रहे हो, आप किसी को भी देख पा रहे हो, वो सब विजिबल लाइट्स की वजह से होता है। अगर ये विजिबल लाइट ना हो तो शायद आप नहीं देख पाओगे। और इसी विजिबल लाइट के अंदर देखो ROYG, है ना, विबग्योर जो आपका होता है वो इसी के अंदर होती है। ये क्वेश्चन, ये वर्डिंग होगी,
वर्डिंग बेटा सेम यही होगी कि विच लाइट मेक्स द थिंग्स एबल टू सीन, और यहां पर लिख लेना न्यू ईयर क्वेश्चन पक्का यहां से बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा इंफ्रारेड रेडिएशंस कहां पर होती है। इंफ्रारेड रेडिएशन मोबाइल्स के मैंने जो आपको बताया ना बेटा, जो आपका रिमोट कंट्रोल होता है उसमें होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर रहे हैं जो सूरज है, ठीक है बेटा, जो सूरज है तो सूरज में से हीट रेज निकलती हैं बेटा, तो वो भी कैसी है, इंफ्रारेड रेडिएशन है। आप लोगों ने आग लगा दी है ना बेटा, जैसे आप बैठे हो सर्दी में, आप हाथ सेक रहे हो, बोन फायर कर रहे हो, आप आग लगा रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या है इसमें। आपके पास कोई पुरानी तस्वीर थी, आपके पास कोई पुराना लेटर था, आपके पास कोई पुराना ग्रीटिंग कार्ड था जो अब आपके किसी मतलब का नहीं है, जिसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, तो उसको देखकर आपको लगता है कि अब तो इसको हाथ जलाकर सेक देना चाहिए, तो तुम उसमें आग लगा देते हो जैसे। तो जब तुम उसमें आग लगा रहे हो तो जिसका भी जो फोटो है उस फोटो में से इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसका भी जो लेटर है उसमें से कौन सी रेडिएशन निकलेगी, ये वाली निकलेंगी। नेक्स्ट क्या है बेटा, रेडिएटर्स। गाड़ी होती है बेटा, जब गाड़ी आपकी चलती है तो वो हीट करती है या नहीं करती है। गाड़ी जब आपकी चलती है तो वो हीट करती है या नहीं करती, हाँ जी सर हीट करती है। तो गाड़ी का जो रेडिएटर्स होता है उसमें हीट होने के कारण भी कौन सी रेडिएशंस निकलते हैं बेटा, इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती है। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा पॉइंट, बस आपको ये रख लेना है। नेक्स्ट अगर हम लोग रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स की बात कर रहे हैं, दोनों की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, ये आपका ना कम्युनिकेशन सिग्नल्स के अंदर यूज किया जाता है। क्लियर है बेटा, ये दोनों कम्युनिकेशन सिग्नल्स के अंदर यूज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव्स की बात करें, आप लोग के घर में माइक्रोवेव ओवन होगा डेफिनेटली 100%, जिसमें से आप खाना बनाते हो। तो जब खाना बनाते हो तो उसमें जो गर्म करता है वो कौन सी वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स। इसी तरीके से रडार से जो वेव्स निकलते हैं वो कौन सी होती है बेटा, माइक्रोवेव। टेलीफोन कम्युनिकेशंस के लिए किसनी होती है, सिग्नल्स के लिए कौन सी होती है, रडार वेव्स होती है। नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम लोग रेडियो वेव्स की बात कर रहे हैं, आप लोग टीवी में ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हो, आप रेडियो पर कोई ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हो, आप आईपीएल का मैच देख रहे हो बेटा, तो जितने भी ब्रॉडकास्टिंग होती है रेडियो टेलीविजन पे वो सब किस वजह से होते हैं, रेडियो वेव्स। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज इनको स्किप मत करना। क्लियर है, सबने छाप लिया यहां तक, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दिए बेटा, छाप लिया यहां तक, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत। तुम सारे के सारे छपेड़ू गैंग्स हो, पेड़ू गैंग्स। क्यों, छापने में माहिर हो, छापने में माहिर हो, छपेड़ू गैंग्स। क्लियर है भाई, छपेड़ू गैंग्स, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, डन, ठीक है। छपेड़ू गैंग्स, ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो सिंपल सी बस वेव्स के बारे में इतनी बेसिक सी चीज आपको याद रखनी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारी साउंड की। थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, साउंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज, साउंड कैसी वेव है बेटा, आप सब जानते हो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है या नहीं है, हाँ जी सर, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। नेक्स्ट, क्या साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए, क्या साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नीडेड होती है या नहीं होती है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है या नहीं होता है, यस। बिना मीडियम रिक्वायरमेंट के कभी भी साउंड वेव्स आपकी ट्रेवल नहीं करेगी, सो दे जस्ट रिक्वायर्ड अ मीडियम, यस दे रिक्वायर्ड अ मीडियम। सो दीज आर द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, दे ट्रेवल्स, दे रिक्वायर्ड अ मीडियम। सिंपल सा सरल सा पॉइंट है जो आपको याद रख लेना है। नाउ अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग साउंड वेव्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। Now we will do the classification of a sound wave on the basis of frequency. फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पर हम लोग साउंड वेव्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है बेटा। अब तीन टाइप में क्लासिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहला जो आता है वो आपका क्या आएगा, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। द फर्स्ट वन वुड बी योर इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स है, जो सिंपल है, सबसे पहले हमें पढ़ना है। नाउ कमिंग टू द सेकंड वाला आपका क्या आता है बेटा, ऑडिबल साउंड वेव्स। ऑडिबल साउंड वेव्स इज बीइंग योर सेकंड वन, सो ऑडिबल साउंड वेव आपका सेकंड है। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन इज व्हाट बेटा, अल्ट्रासोनिक, ULTRA, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। सो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ध्यान से समझना, कभी भी आप साउंड वेव्स की बात करोगे तो साउंड वेव्स का हमेशा क्लासिफिकेशन फ्रीक्वेंसी के हिसाब पे किया जाता है। ये शायद आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, इफ फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी आपकी अगर लेस देन हो जाए 20 हर्ट्ज से, है ना बेटा, अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं
तो आप क्या बोलते हो, सर अगर मेरी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, कितने से कम हो जाए बेटा, 20 हर्ट्ज से कम हो जाए, तो ऐसी साउंड वेव्स को मैं कौन सी साउंड वेव्स बोलता हूं, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स बोलता हूं। ये जो इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं, ये किसके द्वारा जनरेट की जाती हैं, तो आप लिख लेना, जनरेटेड यूजुअली बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स, जनरेटेड यूजुअली बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स। लेकिन अगर मैं इसमें एग्जांपल्स की बात करूंगा तो चमगादड़, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि चमगादड़ जो है, बैट जो है, वो एक बर्ड है, बट चमगादड़ इज नॉट अ बर्ड, डॉल्फिन इज नॉट अ बर्ड, दीज आर द एम्फीबियंस। सर एंड व्हाट आर द एम्फीबियंस? एम्फीबियंस वो होते हैं जिनको स्तनधारी हिंदी में बोलते हैं, दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, और वो जंतु जो अपने बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं उनको वीवीपेरस कहते हैं, और वो जीव जंतु जो अंडे देते हैं उनको ओवीपेरस कहते हैं। ओ मतलब अंडा, ओवीपेरस, और जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं वीवीपेरस। साथ ही साथ अगर हम लोग मैमल्स की बात कर रहे हैं तो मैमल्स को स्तनधारी, इनके पास एक ग्लैंड होता है जिसको मैमरी ग्लैंड्स बोलते हैं। मदर अपने बच्चे को फीड करती है मिल्क, तो थ्रू विच ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, वो मिल्क बनाता है। तो वो लोग जिनके पास मैमरी ग्लैंड होता है टू फीड देयर यंग वंस इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, उनको बोलते हैं मैमल्स। चमगादड़ दूध पिला सकता है, समझ रहे हो बेटा, दूध जनरेट होता है, समझ रहे हो, तो देज आर समथिंग मैमल्स हैं, तो बर्ड्स के केसेस में नहीं आएगा यहां पर। अब एक चीज समझना, ये जनरेट कौन करते हैं, ये करते हैं चीटी वीटी, सब इसी के अंदर आ जाएंगी बेटा। दूसरा, आपका जो अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक के टाइम पीरियड पे भी साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है, तो भूकंप के टाइम पीरियड पे घंग 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 ऐसे आवाज आती है बेटा, आप लोग सुन नहीं पाते हो। कभी भी महसूस करना बेटा, जब भी भूकंप या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आने वाली होगी, सुनामी आने वाला होगा, कुछ भी आने वाला होगा, आप राहुल सर से पूछना, वो बताएंगे आपको बहुत अच्छे से। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको पहले पता चल जाता है, व्हाई? क्योंकि जिस टाइम पे नेचुरल कैलेमिटीज होती है, उन नेचुरल कैलेमिटीज में भी साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड प्रोड्यूस कितने पर होती है बेटा, वो लेस देन 20 हर्ट्ज पर होती है। हम ह्यूमन बीइंग इन 20,000 से कम वाली साउंड वेव्स को सुन ही नहीं पाते हैं, हमारी इंटेंसिटी नहीं है इतनी ह्यूमन ईयर्स की वो। लेकिन ये जो एनिमल्स है ये सुन पाते हैं, इसलिए इनको पहले ही पता चल जाता है भूकंप आने वाला, वो पहले ही हलचल वलचल मचाने लग जाते हैं। तो इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स में ये सिंपल सा पॉइंट याद रख लेना। नाउ कमिंग टू दी व्हाट बेटा, ऑडिबल साउंड वेव्स। ऑडिबल साउंड वेव्स की अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कहां से होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच तक होती है। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, और यही जो फ्रीक्वेंसी होगी, दीज आर, ठीक है, दीज आर ऑडिबल बाय ह्यूमन बींग्स, दीज आर ऑडिबल बाय ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के द्वारा यही सुनी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप बात कर रहे हैं, आप और आपके दोस्त बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपके पेरेंट्स, आप अपनी मम्मी से बातें कर रहे हो, तो हम जो फ्रीक्वेंसी पर बात करते हैं, हमारी जो साउंड्स निकलती है वो इस फ्रीक्वेंसी पे निकलते हैं। दैट्स व्हाई ऑडिबल साउंड वेव्स की हम लोग कैटेगरी में डालते हैं। अब ये सिंपल सी चीज है। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन। थर्ड वन हमारे पास कौन से, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स वो होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। वॉस फ्रीक्वेंसी इज बीइंग मोर देन द 20 किलो हर्ट्ज। अगर मैं इनके एग्जांपल की बात करता हूं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कहां कहां पर प्रोडक्शन होती है। सबसे पहला बेटा अभी एक एग्जांपल लिख लेना, सोनार, SONAR। ये अगर हम सोनार की बात कर रहे हैं तो ये मित्तल अंकल के सुनार की दुकान नहीं है, ये वर्मा अंकल जी की सुनार की दुकान नहीं है, ये जडेजा अंकल जी की सुनार की दुकान नहीं है, ये सुनार नहीं है, ये सोनार है। तो व्हाट इज सोनार, तो सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। दूसरा एग्जांपल इसके में लिख लीजिएगा, टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ ओशन, टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ सी, ठीक है, टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ सी बोल दीजिए, समुद्र बोल दीजिए, या महासागर की गहराई का अगर आपको पता लगाना है, वो इसी से पता लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है मैं सब कुछ बताऊंगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस। थर्ड एग्जांपल, टू डिटेक्ट दी, लिखते रहिएगा बेटा, टू डिटेक्ट द फॉर्जरी, टू डिटेक्ट द फॉर्जरी इन द मेटल्स, इन द प्रीसियस मेटल्स, इन द प्रीसियस मेटल्स एंड क्रैक्स इन प्रीसियस मेटल्स ऑब्जेक्ट्स। बहुत महंगे वस्तुएं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनियम है, यार उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, तो उस बर्तन में ना साउंड वेव्स, इस फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव्स को स्ट्राइक किया जाता है।
अगर साउंड वेव की क्वालिटी कुछ डिस्टर्ब हो जाती है, एक टेस्ट सा होता है, तो पता लगाते हैं भाई इसमें जालसाजी हुई है, फोर्जरी हुई है, मिलावट हुई है। कई बार आपके पास बहुत अच्छा प्रीसियस बहुत एक चीज है, मेटल की बनी हुई है, लेकिन उसमें पता चल रहा है कहीं पर क्रैक्स आपको दिखाई नहीं दे रहा, नेक डाई से नंगे हाथ से नहीं दिखाई देता, तो उसमें साउंड वेव्स डाली जाती है। जब साउंड वेव्स डाली जाएगी तो वो साउंड वेव्स छेद में से बाहर निकलने की कोशिश करेगी बेटा, तो वहां से कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस होगा, तो इस तरीके से डिटेक्ट निकाल जाता है, फोर्जरी वगैरह निकाल लिया जाता है, क्रैक्स वगैरह निकल जाता है। दिस इज बिंग द थर्ड एग्जांपल। नेक्स्ट अगर हम लोग फोर्थ एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो मेडिकल फील्ड। फोर्थ एग्जांपल लिखना बेटा, मेडिकल फील्ड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैंसर वगैरह ट्यूमर ट्रीटमेंट वगैरह के अंदर, ठीक है, TUMER ट्यूमर ट्रीटमेंट वगैरह के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लास्ट एग्जांपल इसमें क्या आएगा बेटा, फिफ्थ एग्जांपल क्या आएगा, टू क्लीन द चिमनीज, ठीक है, टू क्लीन द चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज। चिमनी होती हैं जो इंडस्ट्रीज की, बहुत बड़ी बड़ी चिमनीज होती है इंडस्ट्रीज की, उसको क्लीन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं 5 यूज फिर से बता रहा हूं, ये लिख लेना बेटा, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला क्या है बेटा, सोनार, वर्मा अंकल की सोनार की दुकान, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दूसरा क्या है बेटा, टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द समुद्र, महासागर की डेप्थ को। तीसरा एग्जांपल क्या है बेटा, फॉर्जरी इन मेटल या फिर क्रैक्स इन मेटल्स, प्रीसियस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें फाइंड करने के लिए। मेडिकल फील्ड के अंदर ट्यूमर ट्रीटमेंट के इसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू क्लीन द चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर द 5 एग्जांपल, दीज आर द 5 यूजेस जो आपको याद रखने। अब मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताता हूं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं सोनार क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये पानी में इस तरीके से एक जहाज आपका चल रहा है, ये समुद्र है, इस तरीके से पानी है, आपकी यहां पर सबमरीन है। अब यार, ये सबमरीन को जहाज तो नहीं दिख रहा, सबमरीन को तो जहाज नहीं दिख रहा, ठीक है बेटा, तो इसके अंदर क्या रखा होता है बेटा, तो यहां पर ना अपन बात कर लेते हैं, तो यहां पर एक तरीके से ट्रांसमीटर रिसीवर होता है, बॉक्स वगैरह रखा होता है, जिसके अंदर ट्रांसमीटर भी होता है, और जिसके अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो रिसीवर भी इसके अंदर रखा हुआ होता है। तो इस ट्रांसमीटर और रिसीवर से साउंड वेव्स ऐसे बाहर निकाली जाती हैं। क्लियर है, ये ट्रांसमीटर ये बता देगा कि ये जो साउंड वेव्स निकली है इसकी स्पीड क्या है, ठीक है बेटा, क्लियर है, और ये साउंड वेव्स इस टारगेट को टच करके कितने टाइम पीरियड में आई है वो भी यहां से निकल जाएगा। जब ये इसको टच करके वापस आएगी तो रिफ्लेक्शन होगा, वापस रिसीव्ड हो जाएगी। तो इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर से x, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2x। तो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम निकालकर, ये आपको पता है, तो शिप और इसके बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हो, फिर आपको पता चलेगा इतने टाइम पीरियड में ये आगे जाएगी, तो इस हिसाब से यहां से मिसाइल हिट की जाती है और इसको ब्लास्ट कर दिया जाता है। दैट टेक्निक इज बीन कॉल्ड एज सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये आप याद रख लेना। ऐसे ही अगर हम लोग बात कर लेते हैं, आपको समुद्र की गहराई का पता लगाना है। अब ये क्या, ये फ्लोर ऑफ द सी है, ये क्या है बेटा, ये आपका फ्लोर ऑफ द सी, समुद्र का जो बेस है बेटा ये है फ्लोर ऑफ द सी। तो यहां से क्या किया जाएगा बेटा, एक यही मशीन वगैरह होती है, इस मशीन के अंदर ट्रांसमीटर भी होगा, इस मशीन के अंदर बेटा क्या होगा, रिसीवर भी होगा। तो जब इसके अंदर ट्रांसमीटर रिसीवर है तो यहां से साउंड वेव्स ऐसे हिट करी जाती है, ये साउंड वेव्स वापस यहां पर आएगी, स्पीड टाइम पता चल जाता है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, डेप्थ का पता चल जाता है। दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू हैव टू मेंशन हाउ इज बीन। नाउ बात आते हैं कि सर चिमनीज की जो क्लीन करने में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है बेटा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में से चिमनी बनी होती है, हाँ, जब चिमनीज बन होती है बेटा तो इसमें से क्या निकलता है, एग्जॉस्ट निकलता है, धुआं निकलता है। ये धुआं क्या है बेटा, दीज आर कार्बन डस्ट। ये क्या है, ये कुछ नहीं है बच्चे, ये सारी के सारी कार्बन डस्ट ही है ना, धुआं क्या है, कार्बन डस्ट है। तो आप कभी देखना बेटा, आप लोग के घर में कढ़ाई होगी है ना, जिसमें मम्मी जी सब्जी बनाते हैं, अच्छी अच्छी डिश बनाते हैं, तो उस कढ़ाई का बेस देखना बेटा, वो कई बार काला सा पड़ जाता है, वो भी क्या होता है, कार्बन। जब चीजें जलती हैं तो कार्बन इकट्ठा हो जाता है, काला सा पड़ जाता है। तो अब क्या होगा बेटा ना, यहां पर ना कार्बन डिपोजिट हो जाता है, तो चिमनी का पैसेज से धुआं जाने के लिए इतना बच गया, पहले इतना बड़ा पैसेज था तो ब्लॉकेज हो गया ना बेटा, तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की एफिशिएंसी एनहांस्ड नहीं हो रही है, इफेक्टेड हो रही है, इफेक्टेड हो रही है। तो क्या कहता है, बहुत हैवी अल्ट्रासाउंड वेव्स की साउंड वेव्स इस चिमनी पर स्ट्राइक करी जाती है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने से ये जितनी भी आपकी कार्बन डस्ट है ये फॉल डाउन हो जाती हैं और ये गिर जाती है और चिमनी क्लीन फ्री हो जाती है। ये कुछ टेक्निक्स है बेटा जो आपको समझनी है, आपको अंडरस्टैंड करनी है, इस तरीके से काम करती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को फटाफट से बताइए। क्लियर बेटा जी, हाँ, किडनी स्टोन को रिमूव करने बेटा बिल्कुल मुकेश, वहां पर भी इस्तेमाल किया जाता है, डेफिनेटली बेटा। डन बेटा जी, क्लियर।
क्लियर? सर मेरे गांव में भी चिमनी है। ओके बेटा। सोनार बता दो, बता तो दिया बेटा। ठीक है सर, वी कैन नॉट हियर इन वाटर, आप पानी के अंदर नहीं हियर कर पाते हो। आएगा, सब बता देंगे अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ, नाउ कम फॉरवर्ड्स। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। साउंड वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हमें ये पढ़ना है, हमें ये समझना कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। कोई भी जो साउंड वेव होती है उसकी क्या अच्छी, मतलब साउंड वेव कब अच्छी बताई जाती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब सबसे पहले समझना, इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव के अंदर तीन चार चीजें एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले एक होती है इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव। तो पहला पॉइंट क्या होता है बेटा, द फर्स्ट इज बिंग इंटेंसिटी। द फर्स्ट इज बिंग इंटेंसिटी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं तारत्व। कोई हिंदी वाला बच्चा हो तो उसको समझ में ना आए तो इससे देख लेना। यार इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव हमें क्या बताती है सर, एक्चुअली हमें क्या बताती है भाई, इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव ये हमें बताती है कि कोई साउंड वेव कितनी लाउड है, कितनी ऊंची है, और कोई साउंड वेव कितनी सॉफ्ट है, कितनी धीमी उसकी आवाज है। तुम्हारे पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा होगा जो बहुत तेज गाना बजाता होगा, और तुम्हारे घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जो बोलता होगा गाना बहुत धीमे बजाओ, है ना। तो अगर साउंड वेव की इंटेंसिटी, अगर साउंड वेव बहुत तेज आवाज का, तो आप क्या बोलोगे उसकी इंटेंसिटी कैसे है बेटा, बहुत ज्यादा है। और अगर साउंड वेव बहुत सॉफ्ट है, कम आवाज आपको आ रही है, तो आप क्या बोलोगे उसकी इंटेंसिटी कैसे है बेटा, वीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द इंटेंसिटी, कि आपकी जो साउंड वेव है वो लाउडर है, लाउडर है, या आपकी जो साउंड वेव है वो सॉफ्ट है। ठीक है, क्लियर है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लाउडर और सॉफ्ट, मतलब उसकी आवाज कैसी है, ज्यादा है या तेज है, ठीक है, गूंज कैसे उसकी ज्यादा है, ये किससे पता चलती है, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव से पता चलती है। लेकिन सर इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करती है, याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये किस पर डिपेंड्स करती है, तो आप लिखना डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। कल अगर आपको याद हो, मैंने आपको एम्पलीट्यूड बताया था, आयाम। एम्पलीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, आयाम बोलते हैं। समझ में, ध्यान समझना, बताया था ना। ऐसे वेव है, मेरे पास फॉर एग्जांपल एक वेव है बेटा जिसका एम्पलीट्यूड है +5 और -5 का, और मेरे पास एक दूसरी वेव है बेटा जिसका एम्पलीट्यूड इस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल इसका है +10 और -10 का इसका एम्पलीट्यूड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी लाउडर है और कौन सी सॉफ्ट है, तो आप क्या बोलोगे, ये वाली जो साउंड वेव है ये लाउडर है। व्हाई, क्यों, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कैसा है बच्चे, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ये वाली साउंड वेव कैसी है बच्चे, तो आप बोलोगे सर ये वाली साउंड वेव सॉफ्ट है। क्यों सॉफ्ट है, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो कैसा है, कम है। यहां +5 -5 है और यहां पर +10 और -10 है। तो क्वेश्चन पेपर में आता है कि इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इससे हमें क्या चलता है कि कोई साउंड वेव लाउडर है या कोई साउंड वेव आपकी कैसी है, नैरो है, ये आपको पता चल जाता है, ये आप याद रख लेना। अच्छा, अब इसमें ना एक पॉइंट और लिख लेना बेटा नोट बनाकर, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो यूनिट ऑफ साउंड वेव होती है ना भाई, ये इंटेंसिटी जो होती है इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसकी जो यूनिट होती है उसको कैसे लिखते हैं, तो याद रख लेना उसकी यूनिट होती है डेसिबल, डीबी। कैसी होती है बेटा, डीबी। कैसी होती है, डीबी। और ये डीबी जो होती है एक लॉगरिथमिक वैल्यू होती है। ये कैसी वैल्यू होती है बेटा, एक लॉगरिथमिक वैल्यू होती है, लॉग वैल्यू कैलकुलेट कर कर निकाली जाती है। आपको वो सब याद नहीं रखना कि लॉग की क्या वैल्यू है, फॉर्मूला वॉर्मूला आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस याद रखना इट्स बीइंग अ लॉगरिथमिक वैल्यू में कैलकुलेट करी जाती है। सो इंटेंसिटी की यूनिट अगर हम लोग बात कर रहे हैं, साउंड वेव की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेसिबल्स होती है। सिंपल सा पॉइंट याद रख लेना कि कोई आवाज कितनी लाउडर, कोई आवाज कितनी सॉफ्टर है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। डन है बेटा। ड ड ड ड ड ड ड ड ड। डी 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 डू डा डी डा डी डा डी डा डी डा डू डी 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 डी। क्लियर है।
तो दोनों क्लास एक साथ कर दो, ठीक है। मैम का मैसेज आ गया। सर डॉल्फिन में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करती है, हाँ जी बेटा। सर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ाया क्या? हाँ बेटा, मैंने वो जो बच्चे पीसीएस की तैयारी करते हैं और आईएएस की तैयारी करते हैं वहां बायोलॉजी पढ़ाई है, ठीक है। हाँ उनको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उनको बायोलॉजी पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ाते हैं, ठीक है। क्लियर? और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वहां, और उनको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ठीक है। पीसीएस में ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, चलिए। पीसीएस में ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं, सीएपीएफ में पॉलिटी भी पढ़ाते हैं, तुम्हारे यहाँ साइंस भी पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं। चलिए, क्लियर? मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं, अंग्रेजी नहीं आती है, 56 नंबर आए थे हमारे 10वीं के अंदर अंग्रेजी में। हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाते हैं, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट फैक्टर पर आते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर क्या है बेटा? फैक्टर है पिच ऑफ अ साउंड वेव। ये साउंड वेव की पिच क्या होती है, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा पिच ऑफ अ साउंड वेव किस पर डिपेंड करती है। क्लियर है? मैंने उल्टा लिख दिया था क्या हिंदी में? ओ हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको हिंदी में तीव्रता बोलते हैं बेटा, हम गलत लिख दिए हैं, इसको हिंदी में तीव्रता बोलते हैं, सॉरी। हम अपना फोटो भी बना ही देते हैं अभी, कान पकड़ ले रे। पेट हमारा ऐसा है तोंदल सा, टांगे हमारी ऐसी हैं पतली पतली सी, बाल हमारे ऐसे हैं खड़े खड़े से, आंखें हमारी कैसी हैं? मगरमच्छ जैसी। नाक हमारी कैसी है? मच्छर जैसी। मुंह हमारा कैसा है? दांत हमारे कैसे हैं? राक्षस जैसे। और हम क्या बोल रहे हैं? सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको तीव्रता बोलते हैं बेटा हिंदी में, गलत हो गया था सही कर लेना। यहां इसको बोलते हैं तारत्व। चलिए अब समझते हैं पिच से हमें क्या पता चलता है। पिच से हमें यह पता चलता है कि कोई साउंड वेव पतली है, श्रिल, तीखी है, या कोई साउंड वेव आपकी मोटी है, थोड़ी सी थिक है, थिन है नेचर के अंदर, मोटी है, श्रिल है या नहीं है। ये चीज हमें पता चलती है पिच पर, ठीक है, पतली आवाज और मोटी आवाज का। दूसरा, सर ये पिच डिपेंड किस पे करती है? ऑन विच फैक्टर दिस पिच यूज टू डिपेंड्स। ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, ये डिपेंड करते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव पर, ठीक है। क्लियर है? कैसे? आपकी जो पिच होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी पर। द पिच ऑफ अ वेव इज बिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे समझना बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे समझना। एक एग्जाम्पल लेता हूं शेर का, लायन का, और एक एग्जाम्पल लेता हूं मच्छर का, मॉस्किटो, मास्किटा, मच्छर, मच्छर, शेर, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूं, कभी आपने बजिंग साउंड्स देखी है? मॉस्किटो की साउंड कैसी होती है? बज करता है, BUZZING, बजिंग,
ऐसे करता है। ये कैसे करता है? दहाड़ता है ना, रोर करता है, ऐसे करता है, नहीं करता है ना। और ये कैसे करता है? ऐसे करता है। अब एक चीज समझना बेटा, आप सब साउंड कहां से प्रोड्यूस करते हो? वोकल कॉर्ड से। आप सब साउंड कहां से प्रोड्यूस करते हो? यहां से। इसको क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, एडम स्मिथ, एडम एप्पल्स बोलते हैं, या लैरिंक्स बोल देते हो आप, कुछ भी आप बोल देते हो, ठीक है। यहां से अगर एनिमल का साइज बड़ा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का, एनिमल का कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन बीइंग है, जिसका साइज बड़ा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा साइज बड़ा, जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा, जिसका वोकल कॉर्ड जितना बड़ा होगा, जिसका वोकल कॉर्ड का साइज जितना बड़ा होगा, उसकी आवाज कैसी आएगी? उसकी आवाज मोटी आएगी। और मोटी आवाज का मतलब समझ लेना, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव कैसी है? कम है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच भी कैसे होगी? कम होगी। जितना वोकल कॉर्ड बड़ा, उतनी उसकी आवाज मोटी, जितनी आवाज मोटी, उसकी पिच उतनी ही कम, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम। मच्छर की पिच कैसी होगी बेटा? तो मच्छर की पिच होगी हाई। इसका मतलब इसकी जब बजिंग साउंड आती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? ज्यादा। तो लॉयन की पिच कैसी होगी? लो। इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? कम होगी। क्लियर है? ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स एंड बॉयज, है ना बेटा, गर्ल्स एंड बॉयज आपके पास होते हैं, भाई और बहन होते हैं। आप लोगों ने देखा लड़कों की आवाज बुलंद होती है, एकदम जोशीली होती है, दहाड़ते हैं, है ना। तो इसका मतलब इनकी जो पिच है वो कैसी है? कम होती है। और इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? मोटी आवाज होती है, ठीक है, मोटी आवाज होती है। लड़कियों की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो लड़कियों की पिच कैसी होती है? लड़कियों की पिच हाई होती है, फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? ज्यादा। आपके घर में आपकी बहन होगी, आप अपनी बहन को एक ऐसे मार दो, ऐसे चिल्लाएंगी, एकदम से चिल्लाती है, नहीं ऐसे भाई जैसे पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, होती जोर से चिल्लाती है। तो ये समझ लेना। अब अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा, आप ऐसे कंपैरिजन मत कर लेना कि गर्ल्स की लाइक इज लाइक अ मच्छर, बॉयज इज लाइक, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तुम अपनी मर्जी से मत बना लेना कुछ भी, फिर बदनाम कर देते हो मुझे। समझ में आया? मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं कि ये ऐसे ही ऐसे हैं, लड़के शेर है या वो है, ऐसा कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? क्लियर है? डन? गॉट इट? क्लियर है? फाइन। ठीक है, क्लियर है? डन है? ठीक है, क्लियर? डन? आगे बढ़ते हैं। थर्ड फैक्टर लिखिए। थर्ड फैक्टर लिखिए, क्वालिटी ऑफ अ साउंड वेव। क्वालिटी ऑफ अ साउंड वेव, ठीक है। साउंड वेव जो होनी चाहिए वो हमेशा कैसे होनी चाहिए? गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक साथ आपके चार पांच म्यूजिक्स बज रहे हैं, जैसे म्यूजिक जब बनता है ना बेटा, कोई भी गाना बजता है जैसे, है ना, खटोला गाना चल रहा है जैसे, है ना, तो आज सब आप जाओगे खटोला गाना देखोगे, उस पर नीचे मेरा नाम लिख दोगे। ऐसा नहीं करना है कि रिकमेंडेड बाय विक्रम सर, ऐसा कुछ नहीं है, हरियाणवी गाना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल खटोला गाना सुन रहे हो, ठीक है, उस खटोले गाने के अंदर बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बज रहे हैं, लेकिन आपको पता चल रहा है आवाज बहुत अच्छे से मेलेडियस आवाज आपको आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि यार आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल। आपको महसूस पड़ रहा है नहीं बेटा, यार ये इस म्यूजिक, ये गिटार की आवाज है, यार ये तबले की आवाज है, ये फ्लूट की आवाज है, ये हारमोनियम की आवाज है, ये बैंड की आवाज है। तो आपको पता चल जाता है ना। तो जब वेरियस साउंड इंटरमिक्स हो जाती है, तो वो साउंड अगर आपको क्लियरली ऑब्जर्व होती है, क्लियरली आपको सुनाई पड़ती है, ऐसी साउंड वेव्स को क्या कहते हैं? क्वालिटी ऑफ साउंड। इंटरमिक्सिंग होने के टाइम पर भी आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से सुनाई पड़े, उसको क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। सो क्वालिटी ऑफ साउंड वेव की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या है बेटा इसका मतलब? क्या होता है? जब भी इंटरमिक्सिंग ऑफ अ साउंड वेव होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ अ साउंड वेव जब भी होगा, तो आपको डिफरेंट साउंड वेव्स, ठीक है, तो आपको डिफरेंट साउंड वेव्स जो भी आपको दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट साउंड वेव्स आपको कैसे सुनाई पड़े बेटा? क्लियरली सुनाई पड़े।
क्लियरली ऑडिबल हो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको साउंड पता चल जाए, मतलब आपको सोर्स, जो भी सोर्स ऑफ साउंड वेव्स हैं, जो भी साउंड वेव्स के सोर्स हैं, वो सारे के सारे सोर्स ऑफ साउंड वेव्स आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको। आप क्या कर सको बेटा, इजीली आइडेंटिफाई कर सको कि अच्छा ये वाला सोर्स ये है, अच्छा ये वाला सोर्स इसका है, अच्छा ये वाला सोर्स इसका है। तो आप क्या बोलोगे, वो साउंड वेव कैसे बेटा, गुड क्वालिटी की होती है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। यहां तक चीजें क्लियर है बेटा, यहां तक चीजें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। डन है बेटा, अंडरस्टूड। बस ये है क्वालिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव क्या होती है बेटा, इंटेंसिटी, पिच और क्वालिटी फॉर साउंड वेव। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। क्लियर, आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े बेटा। डन, फटाफट से बताइए। क्लियर है बेटा, यहां तक डन। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, डन। ठीक है सर, आप मस्ती नहीं कर रहे हैं, यही काम रह गया मुझे, मस्ती करूं, पढ़ाने आया हूं मैं यहां। नेक्स्ट सेटिंग डालिए, इको ऑफ अ साउंड वेव। इको फॉर साउंड वेव क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिध्वनि। What we will call it in Hindi as, we will call it in Hindi as प्रतिध्वनि। इको फॉर साउंड वेव क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा बेटा, फॉर एग्जांपल आप किसी कमरे के अंदर हो, आप जोर से बोलते हो मैं पागल हूं, तो तुम्हें पीछे से आवाज सुनाई देती है, हाँ तू ही पागल है। आप बोलते हो हाय, तो वहां से भी आपको आवाज आती है हाय। आप बोलते हो हेलो, हेलो। आप अपना नाम चिल्लाते हो, आपको ही अपना नाम गूंजता हुआ सुनाई पड़ता है, नहीं दिखाता। इसी फिनोमिना, इसी प्रिंसिपल को कहते हैं इको। कई बार आपने देखा होगा पहाड़ों पर भी ऐसे आवाज गूंजती है। ये क्या है, रिपीटेडनेस ऑफ अ साउंड वेव या रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड वेव इज सिंपली कॉल्ड एज इको। साउंड वेव का रिपीटेड होकर आपके कान पर सुनाई पड़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव को, उसको क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इको, इको का मतलब क्या बेटा, रिपीटेडनेस। ठीक है, रिपीटेडनेस ऑफ अ साउंड वेव, ऑफ अ साउंड वेव, साउंड वेव का रिपीट होकर आपको सुनाई पड़ देना, या आप क्या बोल सकते हो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड वेव, या आप क्या बोलोगे बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड वेव। साउंड वेव का रिफ्लेक्ट हो जाना और आपको सुनाई पड़ जाना, इस प्रॉपर्टी, इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दिस फिनोमिना, दिस प्रॉपर्टी इज बीन कॉल्ड एज इको ऑफ अ साउंड वेव। इस फिनोमिना, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इको ऑफ अ साउंड वेव कहते हैं, ये याद रख लेना। लेकिन अब समझना, जब भी इको ऑफ अ साउंड वेव होगा तो उसके लिए ना एक कंडीशन एग्जिस्ट करती है। whenever there would be a echo for sound wave, तो there would be definitely a condition, there would definitely be a conditions। वो कंडीशन क्या होती है, ध्यान समझना। फॉर एग्जाम्पल, आप इधर खड़े हो, यू आर बीइंग अ सोर्स, यू आर बीइंग अ सोर्स, आप क्या हो बेटा, सोर्स हो जहां से आपकी साउंड वेव निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल्स, आपके घर में इस तरीके से दीवार है, आपने यहां से बोला, ठीक है, और ये साउंड वेव रिपीट होकर आपके वापस आपके कानों में पढ़ाई दी गई है, रिफ्लेक्शन हुआ साउंड वेव का। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन जो आपके सामने होगी, इस ऑब्स्ट्रक्शन से साउंड वेव टकराकर वापस आपके पास आएगी, तो ये क्या है बेटा, सोर्स है, और यहां ऑब्स्ट्रक्शन है, इससे टकराकर आपके पास साउंड वेव वापस आ गई है। क्लियर है। अब सपोज करो इस साउंड वेव ने यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, फॉर एग्जांपल एक्स मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पहले ये एक्स मीटर गई, फिर वापस एक्स मीटर आई है या नहीं आई है, हाँ जी सर वापस एक्स मीटर यहां से आई है। तो इस साउंड वेव ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए इस साउंड वेव ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आप क्या बोलोगे, सर एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब एक कंडीशन और समझना, कंडीशन नंबर 2, ये तो थी कंडीशन नंबर 1, अब कंडीशन नंबर 2 पे आना। वेनेवर इको इज बीइंग देयर, वेनेवर इको इज बीइंग देयर, जब भी इको यहां होगा, तो हमेशा से एक पॉइंट याद रखना, वेनेवर इको इज बीइंग देयर। बेटा मैंने बोला हेलो, तो मुझे वो आवाज दोबारा सुनाई पड़ी, कितने टाइम पीरियड के बाद सुनाई पड़ती है, कितने सेकंड के बाद, 1/10 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के 10वें हिस्से के बाद मुझे कोई भी साउंड में दोबारा सुनाई पड़ जाती है, इतनी फास्ट ट्रेवल कर जाती है। तो जब भी वे इको आपके पास होगा, तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड हमेशा याद रखना 1/10 सेकंड का होता है। What would be the time period? So time period will always be of 1/10 सेकंड का, हमेशा टाइम पीरियड एग्जिस्ट कर जाता है। ये सिंपल सा पॉइंट आपको याद रख लेना, ठीक है, क्लियर है। अच्छा,
अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर बात कर रहा हूं कि मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड वेव है, मेरे पास क्या है बेटा, स्पीड ऑफ साउंड वेव है, और अगर मैं साउंड वेव की स्पीड इन एयर की बात कर लेता हूं कि स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर कितनी है, फॉर एग्जांपल 332 मीटर पर सेकंड है। कहीं किसी किसी बुक में 340 भी लिखा होता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड 332 मीटर पर सेकंड मानते हैं। तो सी की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 332 मीटर पर सेकंड मुझे गिवन है। तो अब क्वेश्चन यहां से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि व्हेनेवर इको इज बिग देयर, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, सोर्स और ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अब देखो बेटा, एक फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड की वैल्यू कितने बच्चे, 332 है, डिस्टेंस कितना गिवन है बेटा, 2x गिवन है, टाइम की वैल्यू 1/10 गिवन थी, तो ये 1/10 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 1/10 10 हो जाएगा, ये जीरो से जीरो, सॉरी जीरो तो थे ही नहीं, क्लियर है बेटा, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं 10 को इधर लेकर चला जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 33.2 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। हाँ जी बेटा, यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 16.6 मीटर, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं लिखूं तो 17 मीटर। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब यह है कि जब सोर्स और ऑब्जेक्ट जो आपके सामने ऑब्स्ट्रक्शन है उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस इतना होना चाहिए, इतना डिस्टेंस अगर होगा तो ही इको ऑब्जर्व होगी, अगर इतना डिस्टेंस नहीं है तो इको कभी भी आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक है बेटा, और टोटल कितना हो जाएगा, 34 मीटर, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछ सकता है कि इको होने के लिए कंडीशन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन कितना होना चाहिए, 17 मीटर का तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब मिनिमम डिस्टेंस तो इतना ही होना चाहिए, ये आप याद रख लेना। अच्छा, अब बात आते हैं हाउ टू रिमूव इको। अब आती है बेटा हाउ टू रिमूव इको, हाउ टू रिमूव इको, ये जो भी आपका इको प्रोड्यूस हो रहा है इस इको को मैं रिमूव कैसे कर सकता हूं, कोई स्टेप्स वगैरह हैं, कोई पॉइंट्स वगैरह हैं जिससे आप इको को रिमूव कर सकते हो। हाँ सर, आप इको को रिमूव कर सकते हो कैसे, सबसे पहले आप साउंड एब्जॉर्बर लगा लीजिए, सबसे पहले आप क्या लगा लीजिए बेटा, साउंड एब्जॉर्बर लगा लीजिए। व्हाट यू विल पुट ऑन साउंड एब्जॉर्बर ऑन दी वॉल्स, जो आपकी वॉल्स हैं, जो आपकी दीवारें हैं बेटा, उन दीवारों पर साउंड एब्जॉर्बर लगा दे। सर साउंड एब्जॉर्बर होते कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा जिस क्लास से मैं स्टूडियो ले रहा हूं ना, जिस स्टूडियो से मैं क्लास ले रहा हूं, तो इसकी दीवारों पर ना इस तरीके से साउंड एब्जॉर्बर, ये स्पंज के बने हुए होते हैं, ये स्पंज के बने हुए होते हैं, तो ये क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, ये पूरी दीवारों पे लगी हुई होती है, हर टीचर जहां से भी स्टूडियो से क्लास लेता है तो ऐसे साउंड एब्जॉर्बर लगे हुए होते हैं, ये याद रख लेना। ऐसे ही बेटा कभी आप लोग सिनेमा हॉल गए होंगे, है ना, जब कभी आप सिनेमा हॉल जाते हो तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना, सिनेमा हॉल की वॉल्स को देखना बेटा, सिनेमा हॉल्स की वॉल्स को देखना, कभी भी आप जाते हो तो सिनेमा हॉल्स की जो वॉल्स होती ना उस पर ना कभी देखना ऐसे डॉटेड वॉल्स होती है, उनकी उनकी जो वॉल्स होती है बेटा वो डिजाइनिंग ऐसे होती है, ऐसे बनाई, यहां तक अंदर स्तूत है, क्लियर है बेटा, लैग 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 हो गया, क्लियर, क्लियर, ठीक है। सिनेमा हॉल की कभी भी आप वॉल्स को देखना बेटा, ठीक है, कभी आप सिनेमा हॉल की वॉल्स को देखना, क्लियर है। तो सिनेमा हॉल्स की जब आप वॉल्स को देखोगे तो उसके सिनेमा हॉल की जो वॉल्स होते हैं बेटा वो डॉटेड 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 से बना जाती है। वाई द वॉल ऑफ सिनेमा हॉल्स आर बीइंग मेड डॉटेड, तो जब भी साउंड वेव जाती है तो इन डॉटेड से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सिनेमा के हॉल की जो वॉल्स होते हैं बेटा वो डॉटेड होते हैं, कोई डिजाइन विजाइन नहीं होता है, वो एब्जॉर्ब करने के लिए बनाई जाती है। सिंपल सा कंसेप्ट है, यहां पर सिंपल सा पॉइंट आपको बताया गया है, बस ये सिंपल से पॉइंट है, ठीक है,
क्लियर है? गॉट इट? क्लियर यहां तक? चलिए डन। अब तो क्लियर है? डन? ठीक है, क्लियर है? चलिए, टांगे दिखाई जा रही है यहां पर, लैग सिग्नल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं अब हम, स्पीड ऑफ अ साउंड वेव। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, स्पीड ऑफ अ साउंड वेव। अब एक जनरल प्रोस्पेक्ट समझना। मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, वन इज सॉलिड, वन इज लिक्विड, अनदर वन इज गैस। तीन ऑब्जेक्ट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के अंदर पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास होते हैं। यहां इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस लेस होता है, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होती है। जितना मोलिक्यूल्स पास होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। लिक्विड के केस के अंदर बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होती है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर। गैस के केस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जब बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होता है और आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मिनिमम होती है। आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होती है ना बेटा, सबसे कम होती है। अच्छा, अब मुझे बताना, अगर मैंने कोई साउंड वेव है वो यहां से ऐसे गई, मैंने कोई साउंड वेव, क्या होती है साउंड वेव? एक डिस्टर्बेंस होती है। अगर मैंने कोई साउंड वेव, कोई डिस्टर्बेंस दी, ये साउंड वेव मॉलिक्यूल्स जब पास पास है तो बहुत फास्टली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाएगी। मैंने कोई साउंड वेव दी, साउंड वेव का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है? अगर मैंने कोई डिस्टर्बेंस दी, कोई साउंड वेव दी, तो ये साउंड वेव बहुत फास्टली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाएगी या नहीं पहुंच जाएगी? हाँ जी सर। यही डिस्टर्बेंस, यही साउंड वेव अगर मैं अब लिक्विड को दे रहा हूं तो ये साउंड वेव थोड़ा सा देर पहुंचेगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर है। यही डिस्टर्बेंस, यही साउंड वेव अगर मैं अब गैस को दे रहा हूं तो ये मॉलिक्यूल यहां से यहां जाएगा, थोड़ा सा लेट पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साउंड वेव किस में सबसे मैक्सिमम होती है तो आप बोलोगे सर सॉलिड में, मिनिमम किस में? गैस के अंदर। तो अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड वेव की बात कर रहा हूं तो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा है, स्पीड ऑफ साउंड वेव लिक्विड में थोड़ी सी कम है, और सबसे लीस्ट किस में होती है बेटा? स्पीड ऑफ साउंड वेव होती है गैस के अंदर। सबसे लीस्ट किसके अंदर होती है? गैस के अंदर होती है। सिंपल सा पॉइंट आप याद रख लें। तो स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैसेस। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो जनरल अप्रोच है उस जनरल अप्रोच से मैंने ये चीज आपको समझाई है, ये चीज मैंने आपको सिखाई है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई स्पीड ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना, द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वेव? अंडर रूट ई अपॉन रो। सर यहां पर ई वर्ड क्या है? ई इज हियर इज इलास्टिसिटी। ई इज हियर इज व्हाट बेटा? इलास्टिसिटी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यस्तता। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यस्तता। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक रबर बैंड है, इस रबर बैंड को पकड़कर मैं खींच सकता हूं, तो क्या रबर बैंड इलास्टिक है या नहीं है नेचर में? हाँ। तो कोई चीज कितनी स्ट्रेच हो रही है, कितनी खिंच जा रही है। और साथ ही साथ इलास्टिसिटी ये बताता है कि जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पर अगर मैं फोर्स हटा दूं तो ये ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पॉइंट पर आ जाएगा। कर खींच सकते हो या नहीं खींच सकते हो। तो मैक्सिमम इलास्टिसिटी अगर मैं बात करूं तो कहां पर आपको दिखाई देगा? सॉलिड के अंदर आपको मैक्सिमम दिखाई देगा। तो इससे अगर इसको आप कोरिलेट करने की कोशिश करोगे, अगर इस चीज को आप इससे कोरिलेट करने की कोशिश करोगे तो आप क्या कह सकते हो? तो आप इससे कह सकते हो कि सिंस इलास्टिसिटी इज मैक्सिमम इन सॉलिड, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव भी यहां पर क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और गैस के अंदर कैसे होगी बेटा? मिनिमम होगी। ये सिंपल सी चीज अब याद रखना। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर और चीज आपको बताऊं और फॉर्मूला यहां पर डिस्कशन करने की अपन कोशिश करते हैं, क्या होता है, ठीक है बेटा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर लेता हूं लिक्विड या गैस लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिक्विड या फिर गैस का एक चीज लेता हूं, तो समझ लेना
ये इलास्टिसिटी ई क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है। ई क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है। आप लोग एक हुक्स लॉ पढ़ोगे, हुक्स लॉ आता है, आपने पढ़ा भी होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। एक हुक्स लॉ आता है बेटा जिसमें कहता है कि स्ट्रेस इज बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होता है, समझ रहे हो। और उसमें ऐसे समझना, देखो जो आपका स्ट्रेस होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और जब अपन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर देते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, उसको के बोल देते हैं, यंग मतलब इलास्टिसिटी कांस्टेंट। ये के क्या है बेटा, इलास्टिसिटी कांस्टेंट है। ये क्या है बेटा, इलास्टिसिटी कांस्टेंट है। अब ये जो इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता है तीन टाइप के होते हैं। एक होता है यंग मॉडुलस, हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एक होता है यंग मॉडुलस, बाकी मैं आपको संडे में पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। फिर एक क्या होता है बीटा, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, बल्क मॉडुलस। और एक तीसरा होता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी गामा। एक होता है बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी गामा, ये आप याद रख लेना, ठीक है, तीन होते हैं। अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कुछ नहीं है, स्ट्रेस इज सिमिलर टू प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, शायद मैंने आपको बताया था, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये मतलब होता है, समझना। स्ट्रेन कब प्रोड्यूस्ड होगा, जब जब स्ट्रेस लगाओगे। फॉर एग्जांपल अभी ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ क्या बेटा, एल लेंथ है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कितनी बेटा, एल लेंथ है। अब मैं इस पर स्ट्रेस लगाऊं, स्ट्रेस का मतलब क्या, फोर्स प्रेशर लगा दूं, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। हाँ, कितनी लेंथ इंक्रीज हुई, डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ क्या थी, एल। तो इसका मतलब यहां पर मैं डेल्टा एल अपॉन एल कर दूंगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर लेंथ में इंक्रीज होगा तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम में इंक्रीज होगा तो चेंज होगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मैं ऐसे बोल दूंगा। किसी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम वी थी, चेंज होकर डेल्टा वी हो गई, तो क्या बोलेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी। तो स्ट्रेस के वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, हमेशा याद रखना। अब समझना, अब समझना बेटा, अगर मैं यंग मॉडुलस की बात कर रहा हूं तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो चीज एग्जिस्ट करेगी यहां पर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। व्हाट इज यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस कुछ भी हो, स्ट्रेस हमेशा फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ वाला, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी। तो यहां से अगर मैं के की वैल्यू, वाई की वैल्यू बात करूंगा तो वाई आपका क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वी अपॉन ए इंटू डेल्टा वी। ये हो गया यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस जनरली हम लोग कहां पर देखते हैं, जो कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड होता है, लेंथ उसी में मेजर कर जाती है। जब हम बल्क मॉडुलस की बात करेंगे तो ये लिक्विड के केस में और गैसेस के केस में कंसीडर किया जाता है। तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, लिक्विड और गैस की क्या होती है, वॉल्यूम होती है बेटा। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, बीटा को क्या बोलोगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोलोगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलोगे। स्ट्रेस कोई भी हो, चाहे लॉन्गिट्यूडिनल हो चाहे वॉल्यूमेट्रिक हो, कुछ भी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस का फॉर्मूला हमेशा फोर्स अपॉन एरिया ही रहेगा। तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी बेटा, बीटा की वैल्यू फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी। क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा। तो फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय वी अपॉन डेल्टा वी। अच्छा, अब एक चीज समझना बेटा, लेकिन ये जो बीटा होता है ना, ये जो बीटा होता है, इस बीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। बीटा की वैल्यू नेगेटिव की होती है जब किसी भी लिक्विड या गैस पर आप प्रेशर लगाते हो, फोर्स लगाते हो। जैसे मेरे पास पानी की बोतल है, मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा, तो बेटा कंप्रेस्ड होगा ना, कंप्रेस्ड होने से इसकी वॉल्यूम घटेगी या बढ़ेगी, सर घटेगी। तो याद रखना, यूजुअली बीटा जो होता है लिक्विड और गैसेस के लिए वो नेगेटिव होता है। सर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है, ये कहां से मिला, ये हुक्स लॉ से मिला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एक कांस्टेंट आ गया के, इसको इलास्टिसिटी कांस्टेंट कहते हैं। तीन कांस्टेंट होंगे, यंग, बल्क और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेस हमेशा फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेन का मतलब कहता है कॉन्फिगरेशन में चेंज अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। लॉन्गिट्यूडनल होगा तो डेल्टा एल अपॉन एल, वॉल्यूमेट्रिक होगा तो डेल्टा वी अपॉन वी होगा। यंग मॉडुलस को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा वी अपॉन वी, ये सॉलिड के लिए होता है, ये लिक्विड के लिए होगा, और बीटा की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। इसका मतलब इलास्टिसिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब इधर आइए, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर लिक्विड या गैस ले रहा हूं, तो ये जो ई है, ये ई क्या, एक तरीके से इलास्टिसिटी या फिर एक तरीके से कांस्टेंट ही तो है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट ही तो है, ये इलास्टिसिटी कांस्टेंट ही तो है, हां सर।
तो अगर मेरा ये ऐसा कंडीशन होगा जो कि कांस्टेंट है, तो लिक्विड और गैसेस के लिए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? ई की वैल्यू बीटा हो जाएगी। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा हो जाएगी। हाँ सर, तो इसका मतलब मेरा स्पीड ऑफ साउंड वेव फॉर लिक्विड और गैसेस के लिए मैं निकालना चाहता हूं। सर आप लिक्विड और गैसेस के लिए क्यों निकाल रहे हो? साउंड वेव कहां ट्रेवल करती है? साउंड वेव हवा में ही तो ट्रेवल करती है। साउंड वेव हवा में ही तो ट्रेवल करती है, गैस में ही तो ट्रेवल करती है, एयर में ही तो ट्रेवल करती है। दैट्स वाई मैंने बीटा को लिक्विड या गैस लिया है। हवा कहां चलती है? हवा, साउंड कहां चलती है? एयर में चलती है। तो एयर में कितनी स्पीड से चलती है, क्या वैल्यू है, हमें वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब मेरे पास यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा बीटा अपॉन रो। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? बीटा अपॉन रो हो जाएगा, ये समझना। अच्छा, अगर मैं यहां से बीटा की वैल्यू आपसे बोलूं, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? माइनस फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय, है ना बेटा, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी, यही वैल्यू होगी। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया को अपन क्या लिखते हैं? प्रेशर। तो बीटा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी बेटा? माइनस पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। हाँ या ना? इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? बीटा विल बी इक्वल टू माइनस पी डिवाइडेड बाय डीवी अपॉन वी। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? क्या इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस पी डीवी अपॉन वी, ये चीज हो जाएगी। अब मैं फॉर्मूला मॉडिफाई करूंगा, समझना बेटा प्लीज, ये बोरिंग नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चाहता मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता था, लेकिन मैं आप लोग को समझ लाना चाहता हूं, कुछ समझदारी आपको समझाना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाऊंगा, समझ लाना चाहता हूं। बीटा की वैल्यू क्या आ गई? आप लोगों ने बस लास्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन कंसेप्ट समझना। बीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस पी अपॉन डीवी अपॉन वी। अच्छा, अब आप ना कभी आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स जब चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी, आइसोथर्मल सिस्टम। एक चीज पढ़ी होगी बेटा, आइसोथर्मल सिस्टम। तो जब साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में स्पीड ऑफ साउंड वेव निकाली थी, तो उन्होंने ना एयर को, उन्होंने जो एयर थी, जो हवा थी ना, उसको आइसोथर्मल सिस्टम माना था। जब कभी साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में स्पीड ऑफ साउंड वेव निकाली थी, तो उन्होंने एयर को आइसोथर्मल सिस्टम माना था। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल सिस्टम? आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर कैसा रहता है, ऐसे सिस्टम को कौन सा सिस्टम कहते हैं? आइसोथर्मल सिस्टम कहते हैं। आइसोथर्मल सिस्टम के लिए कंडीशन क्या होती है? पीवी बराबर कांस्टेंट। हम लोग पढ़ेंगे ये सब केमिस्ट्री में। प्रेशर इनटू वॉल्यूम हमेशा क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। सर ये आया कैसे? आइडियल गैस इक्वेशन से आया है। पीवी बराबर एनआरटी होती है ना बेटा, पीवी बराबर एनआरटी। टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, ये कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या होता है? आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 होती है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। एन इज व्हाट बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। टी टेम्परेचर, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो पीवी बराबर कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अब मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करता हूं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा? पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल टू 0, ये बच जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहां से क्या आ जाएगा बेटा? पी डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये आ गया या नहीं आ गया? हाँ जी सर, यहां से ये चीज बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है। अब मुझे एक चीज बताना, जब आपके पास ये सारी की सारी चीजें यहां से आ गई है, तो मुझे बताओ यहां से यहां से आप क्या लिखोगे? फटाफट से मुझे बताओ। तो व्हाट यू विल राइट हियर, ठीक है? तो मुझे बताना, देखो मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए बेटा माइनस ऑफ पी अपॉन डीवी अपॉन वी। मुझे यही चाहिए या नहीं चाहिए? व्हाट आई शुड नीड इट, ठीक है? या आप ऐसे बोल दो, या आप ऐसे कर दो, इस चीज को कहां गया, ठीक है? या आप इस चीज को ना फोर्स अपॉन एरिया को चेंज इन प्रेशर कर दो, डेल्टा पी कर दो, उससे ज्यादा इजी रहेगा। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक्चुअली डीपी अपॉन ये चीज चाहिए। मुझे एक्चुअली ना ये चीज चाहिए, डीपी अपॉन ये चीज चाहिए। फाइन है, तो मैं ये चीज बनाने की कोशिश करता हूं। तो डीपी यहां पर है, हाँ सर है, तो मैं चीज बनाता हूं, माइनस डीपी मल्टीप्लाई बाय वी। अगर इस डीवी को मैं नीचे लिख दूं, डीवी को नीचे लिख दिया, इधर क्या बच गया? पी बच गया। तो अब क्या हो जाएगा? पी बराबर माइनस डीपी डिवाइडेड बाय, यार ये वी नीचे आ जाएगा या नहीं? हाँ सर। तो मुझे ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है बीटा, मैंने फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस को डेल्टा पी मान लिया, डेल्टा पी तो डीपी। मुझे ये डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी ये वैल्यू चाहिए थी जो बीटा है। इसकी वैल्यू कितनी आई है? इसकी वैल्यू कितनी है? प्रेशर के बराबर आई है।
इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है? प्रेशर के बराबर आई है। तो इसका मतलब जब मैं ये चीज इसमें जब ये चीज पुट कर दूंगा तो इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन बोल दूं और इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल दूं। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहां से? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो मुझे बताइए बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी, प्रेशर के बराबर आ जाएगी। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव का अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी अपॉन रो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वेव? प्रेशर अपॉन रो। प्रेशर अपॉन रो। सर ये प्रेशर कौन सा है? रो क्या है? डेंसिटी है। किसकी डेंसिटी है? एयर। सो रो इज व्हाट बेटा? ये है आपके सामने डेंसिटी ऑफ एयर। ये क्या है बेटा? डेंसिटी ऑफ एयर है। सर पी इधर क्या है? प्रेशर ऑफ एयर। पी इज व्हाट वेयर? प्रेशर ऑफ एयर। एयर का प्रेशर कितना होता है बेटा? 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ये मैं आपको लिखा चुका हूं वैल्यू। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है बेटा? लिखाई थी 1.293 केजी पर मीटर क्यूब होती है। लिखाई थी या नहीं लिखाई थी? हाँ जी सर लिखाई थी। जब मैं ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा, जब मैं दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा तो पता है मुझे स्पीड ऑफ साउंड वेव कितनी निकल कर आई थी? मेरी स्पीड ऑफ साउंड वेव एयर के अंदर निकल कर आई थी 280 मीटर पर सेकेंड। कितनी निकल कर आई थी? 280 मीटर पर सेकेंड निकल कर आई थी। मेरी स्पीड ऑफ साउंड वेव कितनी निकल कर आई? 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड वेव तो 332 होती है। एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड वेव कितनी होती है? 332 होती है। इसका मतलब क्या यह फॉर्मूला सही है? नहीं। इसका मतलब इस फॉर्मूले में गलती है। तो पेपर में पता है कैसे क्वेश्चन आएगा? मैं कराऊंगा भी। हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर तुम दोगे। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, पेपर के पैटर्न के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूं और उसके हिसाब से क्वेश्चंस बनेंगे। प्लीज फोकस। कोई बोरिंग नहीं है। सिलेक्शन लेने के लिए हर चीज पढ़नी पड़ती है, इन डेप्थ में पढ़नी पड़ती है। मैं फिर से बता रहा हूं, समझना। स्पीड ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला होता है ई अपॉन रो। इधर इलास्टिसिटी कांस्टेंट कहोगे। इलास्टिसिटी कांस्टेंट लिक्विड और गैस के केस में बीटा होता है। बीटा की वैल्यू होती है -f/a। ये यहां से अपने इसको मान लिया, इतनी वैल्यू आई। जब भी हम साइंटिस्ट ने स्पीड ऑफ साउंड वेव को कैलकुलेट करने के लिए एयर को कौन सा मान लिया कि एयर आइसोथर्मल है, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया। जनरल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, जैसे ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो पीवी बराबर कांस्टेंट हो गया। दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू 0 आ गया। मैं इसको इधर लेकर चला गया और इक्वेशन को मैंने ऐसे सोल्व किया तो डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी की वैल्यू कितने है? पी। इस इक्वेशन को सेकंड माना, इस इक्वेशन को फर्स्ट माना। फर्स्ट और सेकंड को जब कंपेयर किया तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? पी। मैंने इसको जनरल इक्वेशन पुट किया तो वी की वैल्यू पी अपॉन रो आ गई। इधर पी क्या है? प्रेशर ऑफ एयर है जिसकी वैल्यू इतनी होती है। डेंसिटी ऑफ एयर होता है जिसकी वैल्यू इतनी होती है। जब मैंने पुट किया तो यहां पर इतना आया और ये गलत है। इसका मतलब एरर है। इस फॉर्मूले में एरर। लास्ट में आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। लास्ट में आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसका मतलब एरर है, ये सही फॉर्मूला नहीं है। तो अब एक साइंटिस्ट आए बेटा, उनका नाम था लाप्लास। उनका नाम क्या था बेटा? लाप्लास। तो अब हमें पढ़ना है लाप्लास करेक्शन क्या किया इन स्पीड ऑफ साउंड। लाप्लास करेक्शन इन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड में लाप्लास ने क्या करेक्शन किया वो हमें पढ़ना है। कुछ नहीं कहा। लाप्लास ने यह कहा कि बाकी सब चीज सही है, फॉर्मूला सब कुछ सही है, बस एक गलती आपने कर दी। आपने एयर को आइसोथर्मल मान लिया। यार एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे कर सकते हो? एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कर सकते यार। एयर तो कभी गर्म और ठंडी, कन्वेक्शन कंडक्शन होती रहती है, वो तो गर्म और ठंडी होती रहेगी, एटमॉस्फेयर के अंदर हवा चलेगी। तो हाउ यू विल अज्यूम दैट एयर आइसोथर्मल होगी? इसने कहा यहां पर एक करेक्शन बस है, वो आइसोथर्मल नहीं। एयर कैसी होगी बेटा? वो एक एडियाबैटिक कंडीशन में होगी। एयर क्या है बेटा? एयर इज योर एडियाबैटिक कंडीशन। अब एडियाबैटिक कंडीशन क्या होता है? एडियाबैटिक का मतलब होता है नो फ्लो ऑफ हीट। नो फ्लो ऑफ हीट, कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा। कहने का मतलब डेल्टा क्यू बराबर 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप लोग के पास थर्मस है, थर्मस में मैंने आपको चाय बनाकर दे दी, आपकी मम्मी ने चाय बनाकर दी, आपको सुबह चाय बनाकर दी, आपने शाम को खोला, तो क्या चाय ठंडी होती है? नहीं, गर्म रहती है। तो उससे कोई हीट बाहर तो नहीं जा रही ना अंदर जा रही। तो कहा एयर जो होती है ना वो एडियाबैटिक होती है। और एडियाबैटिक कंडीशन होने के लिए क्या होती है? पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाट इज द कंडीशन फॉर एडियाबैटिक? पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होती है।
सर इधर गामा क्या है, व्हाट इज गामा हेयर, गामा क्या है, गामा इधर ये कांस्टेंट है, गामा इज स्पेसिफिक कांस्टेंट। गामा क्या होता है बेटा, इसको आप बोलते हो स्पेसिफिक कांस्टेंट आप बोलते हो, और स्पेसिफिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, सीपी अपॉन सीवी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक हीट, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गामा की वैल्यू ये होती है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अच्छा, इस गामा का एक फॉर्मूला और होता है, गामा इज इक्वल टू 1+2/f। ठीक है बेटा, गामा का एक फॉर्मूला और होता है, गामा इज इक्वल टू 1+2/f। ये भी एक फॉर्मूला यहां पर एग्जिस्ट करता है। अब सर इधर f क्या है, व्हाट इज f हियर, f इज हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सब फॉर्मूले हैं, और f का फॉर्मूला होता है 3n-r। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर f, 3n-r। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, r क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन। इसके हिसाब से अलग अलग वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, वो सब डलती है। अब समझना बेटा, वो अपना को इतने डिटेल्ड में नहीं जाना, बस ये फॉर्मूलेज आप याद रख लेना। मैं जब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दूं बोथ साइड से, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, गामा पी v की पावर गामा -1, मतलब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन मैं इसका खोल दूं बेटा, जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे सेम वैसे इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो गामा पी v की पावर -1 dv आ गया, है ना। नेक्स्ट आप किसका डिफरेंशिएशन करोगे, प्रेशर का करोगे, तो v की पावर गामा और dp इज इक्वल टू 0। सेम इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद dp अपॉन dv अपॉन v की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब आपको पूरी इक्वेशन सोल्व करते हो तो यहां से आपके पास जो वैल्यू निकल कर आती है, वो कितनी वैल्यू निकल कर आती है, बस याद रख लेना, गामा इंटू पी निकल कर आती है। कितनी वैल्यू निकल कर आती है, डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी की वैल्यू कितनी निकल कर आती है, गामा इंटू पी निकल कर आती है। आपको कुछ नहीं करना, डेरिवेशन वेरिएशन कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ये जब बनाते हो तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आती है, इतनी। कहने का मतलब बीटा निकल कर आती है। अब ये बीटा की वैल्यू जो गामा पी आई है, या पहले वाले फॉर्मूले पुट कर दो। तो आप सब जानते हो स्पीड ऑफ साउंड वेव की वैल्यू क्या होती है, बीटा अपॉन रो। अभी आपके सामने बीटा की वैल्यू आइडियाबैटिक सिस्टम के लिए कितनी आई है बेटा, गामा इंटू पी निकल कर आई थी। जब ये आपने इसमें पुट करी तो स्पीड ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, गामा पी अपॉन रो। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ये चीज आपने इसमें पुट करी। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव कितनी निकल जाएगी बेटा, गामा पी वी अपॉन रो। ये साउंड है, ये क्या है बेटा, ये साउंड है, ये क्या है, साउंड है। तो गामा पी वी अपॉन रो यही फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। ये है साउंड वेव का फॉर्मूला इन एयर। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा फॉर एयर, गामा की वैल्यू एयर के लिए लिख लीजिएगा 1.4। व्हाट इज द वैल्यू, गामा की वैल्यू एयर के लिए होती है 1.4। तो जब आप गामा की वैल्यू 1.4 डालो, प्रेशर की वैल्यू 1.03 10 टू द पावर 5 डालो, वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है बेटा, गिवन होगी पेपर के अंदर, डेंसिटी ऑफ अ एयर 1.293, जब ये सब वैल्यू इसके अंदर डालते हो तब जाकर आपकी स्पीड ऑफ साउंड वेव एयर में निकल कर आती है 332 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कितनी आती है, 332 मीटर पर सेकेंड आती है। दिस इज द फॉर्मूला। तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, गामा पीवी अपॉन रो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वेव, गामा पीवी अपॉन रो, गामा पीवी अपॉन रो। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूं। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला क्या है बेटा, मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला आया गामा पीवी अपॉन रो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पीवी बराबर एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पीवी बराबर एनआरटी। क्या ये चीज मैं यहां पुट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ये चीज मैं यहां पुट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 मान लो, तो मैं स्पीड ऑफ साउंड वेव का एक फॉर्मूला और लिख सकता हूं, गामा, ठीक है, गामा आर टी अपॉन रो। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए, क्लियर है। अच्छा, यहां पर रो नहीं आएगा, यहां पर मास आएगा, सॉरी एम आएगा, सॉरी यहां पर क्या आएगा, एम आएगा, माय मिस्टेक, ठीक है बेटा, सॉरी यहां पर क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है, यहां पर एम आएगा। सो गामा पीवी अपॉन एम होगा, गामा पीवी अपॉन एम होगा। एम इज क्या, मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस, एम यहां पर क्या है बेटा, मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस है।
ठीक है, m इज व्हाट बेटा, मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस। तो मुझे बताइए, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है बेटा और एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, तो गामा आर टी अपॉन एम अंडर रूट। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? मैं फिर से समझाता हूं, आपको डेरिवेशन वेरिएशन कुछ याद नहीं रखनी बेटा, बस लास्ट में फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता था कि सर ये फॉर्मूला क्यों आया है, ये मैं आपको समझाना चाहता था, ये फॉर्मूला क्यों आया है। तो वो इस वजह से आया क्योंकि इससे पहले जो साइंटिस्ट था उसने आइसोथर्मल सिस्टम मान लिया था, लेकिन एयर आइसोथर्मल नहीं होता, एडियाबेटिक है, एयर से हीट लॉस नहीं होता है। तो हीट लॉस के लिए एडियाबेटिक कंडीशन होती है, पीवी बराबर गामा कांस्टेंट। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इससे भी आपको ये चीज बनानी है, जब इससे आप ये बनाते हो तो यहां से गामा पी आता है, बीटा की वैल्यू गामा पी आती है। ठीक है, और ये वैल्यू जैसे आप पुट करते हो, गामा पी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ये सब डालते हो। एयर के लिए गामा की वैल्यू बस याद रखना 1.4 होती है, एयर के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1.4 होती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? फटाफट से मुझे बताइए। क्लियर? बस आपने बेटा फॉर्मूला याद रखना, मैं क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कराऊंगा इसके ब्याह पर क्वेश्चन, क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा, मैं कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। यहां तक चीजें क्लियर है ना? हाँ, बस बेटा आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला, और एक v बराबर अंडर रूट ई अपॉन रो वाला। मैं लिख देता हूं कौन कौन से फॉर्मूले, मैं लिख देता हूं अपने कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं। v बराबर अंडर रूट ई अपॉन रो, v बराबर अंडर रूट बीटा अपॉन रो, v बराबर अंडर रूट गामा पीवी अपॉन रो, v बराबर अंडर रूट गामा, ठीक है, क्लियर है, सॉरी पीवी अपॉन एम, रो नहीं, पीवी अपॉन एम, तो v बराबर गामा आर टी अपॉन एम। बस ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इतने फॉर्मूले बस आपको याद रखने हैं, डेट्स ऑल। बस ये फॉर्मूले याद रखने बेटा, इस फॉर्मूले के बिहाफ पर क्वेश्चन आएगा बेटा, बस ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। क्लियर है? हाँ, एक ही फॉर्मूले से देखो बेटा, इसी से सारे डिराइव्ड हो गए हैं, इसी फॉर्मूले से सारे डिराइव्ड हो गए हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा, इसी से सारे फॉर्मूले डिराइव्ड हो गए, कुछ अलग नहीं है, एक से सारे फॉर्मूले डिराइव्ड हुए हैं। क्लियर हुआ बेटा, यहां तक समझ में आया? क्लियर है बेटा? एम मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस, एम इज मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस, गैस का मोलिकुलर मास। ठीक है, गैस का मोलिकुलर मास। ठीक है, एन आर टी होगा बेटा, एन की वैल्यू को मैंने 1 मान लिया। ठीक है, ई क्या है, इलास्टिसिटी, स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में आएंगे, आगे से इसको और अच्छे से भी क्वेश्चन करेंगे इसके ब्याह पर। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल के लिए जय हिंद। डाउट देख लेता हूं फटाफट। विक्रांत सर, आई हैड रीड समवेयर एंड आस्किंग यू दैट इट इज मिथ और इट हैज अ पर्टिकुलर रीजन व्हाई साउंड लाउडर एट नाइट देन ड्यूरिंग द। बेटा वो यहीं से बताऊंगा, वो यहीं से बताऊंगा, इसी फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आर की वैल्यू 8.314 गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, बता तो दी थी बेटा 8.314 होती है। ठीक है सर, पीवी कांस्टेंट है तो रूट में जीरो हो जाएगा ना, पीवी बराबर कांस्टेंट है। क्यों रूट में जीरो हो जाएगा बेटा, क्यों रूट में जीरो हो जाएगा, क्यों रूट में जीरो हो जाएगा? डीपीपी नहीं मिल रही है सर, आई एम आई एस स्टूडेंट एंड प्लीज चेक माई डाउट डाउन। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउन है? सर यंग मॉडुलस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, एक बार चेक कर लेना, यंग मॉडुलस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। मैंने क्या लिखा है? हाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है यंग मॉडुलस में, सही तो है। हाँ, डेल्टा वी अपॉन वी, लॉन्गिट्यूडनल तो है, सही है बेटा। सर गामा रेज हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर व्हाइल रेडियो वेव्स हैज द लोएस्ट, बट स्टिल गामा रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू द conjugate why it's so in nuclear reactors can't penetrate while radio waves can penetrate through। गामा रेज को
यूज किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह के अंदर, उसको बाहर निकलने नहीं दिया था, उसकी वॉल्स इस तरीके से डिजाइन करी जाती है। ठीक है सर, यहाँ पे रो को रिप्लेस किया गया है एम अपॉन वी से, तो डिनोमिनेटर, हाँ बेटा वो सही कर लेना, मैंने करेक्शन कर, रूट की वैल्यू गलत हो गई है एम अपॉन वी, हाँ बेटा वो फिर से गलत हो गई थी, सही कर दी मैंने। रो को टाउ भी बोल देते हैं। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक करंट को कल पढ़ा दीजिएगा, आज बहुत ज़्यादा याद करने का। ठीक है बेटा। सर ये स्लाइड समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा देख लेना। माई कंसिस्टेंट हैज ब्रोकन ड्यू टू द इवन इन द वेकेशन आई एम वाचिंग द माई लेक्चर्स रिकॉर्डेड टू सेव द टाइम। आई डोंट नो व्हाई आई कांट स्टडी आर्ट ऑल द ड्यूरिंग द टाइम एंड फील सो टू स्लीपी सर आई एम। बेटा जिम जा, थोड़ा सा रनिंग वगैरह कर। ठीक है, स्कूल इतना जा जितने अटेंडेंस चाहिए। एडियाबेटिक होती हो तो सर कुछ समय के बाद टेम्परेचर डिक्रीज कैसे हो गया? एडियाबेटिक होगी तो कुछ समय का टेम्परेचर डिक्रीज कैसे किया मैंने? टेम्परेचर मैंने गैस के बारे में बात की है, एयर कैसे है, एक एडियाबेटिक सिस्टम की तरह काम करती है। ट्रेन यूनिटलेस होती है। हाँ जी सर, आपने इंफ्रासोनिक में बैट्स का एग्जांपल दिया है जो कि गलत है। बैट्स का तो अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल होता है। मैंने कहा दिया है? मैंने कहा दिया है? मैंने बोला है एनिमल्स इसमें नहीं आते हैं। होगा तो सर लड़कों का फ्रीक्वेंसी अगर पिच में लो है तो उनकी आवाज इतनी तेज कैसे हो सकती है? पेनिट्रेशन किस भी चीज, दो चीज को गलत, पेनिट्रेशन समथिंग अलग है, ये चीज अलग है बेटा। लड़कों की आवाज दूर तक जाती है, वो चीज यहां मत करो, ये साउंड वेव का कंसेप्ट है। वो जनरली ईएम वेव्स का कंसेप्ट है। वो ईएम वेव्स है, ये साउंड वेव्स है। ठीक है, क्लियर है? आई एम नॉट गेटिंग दिस स्लाइड। ठीक है सर, इन माई कॉलेज आरडीसी का सिलेक्शन, यार यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस अलग अलग होते हैं, तो आपने दोनों में डेल्टा वी अपॉन वी ही क्यों लिखा है? यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस अलग अलग होते हैं, आपने डेल्टा वी अपॉन वी क्यों लिखा है? मैंने कहाँ लिख दिया था? मैंने डेल्टा वी अपॉन वी लिख दिया था, तो डेल्टा एल अपॉन एल है, चेंज कर लेना, गलती से हो गया होगा। ठीक है सर, यंग मॉडुलस में डेल्टा एल अपॉन एल होगा। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो सही कर लेना बेटा, बाई मिस्टेक मेरे से गलती से हो गया होगा। ठीक है, बाई मिस्टेक हो गया होगा। बोला मैंने डेल्टा वी अपॉन वी था। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है? हाँ, खाली रूम में सबसे ज्यादा था क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, खाली रूम में ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं, पढ़ते हैं। धन्यवाद। मैं आप लोग का ब्रेक बढ़वा दूंगा, टेंशन मत लेना। मैं आप लोग का ब्रेक बढ़वा दूंगा बेटा, टेंशन मत लेना।